हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। अब इसमें हमने कुछ स्टेजेस के बारे में डील किया था, ठीक है। सबसे पहला स्टेज हमारा कौन सा था? फर्स्ट दैट वी हैव डील अबाउट ओरल स्टेज, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा स्टेज था हमारा एनल स्टेज, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तीसरा हुआ था फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चौथा हमारा है लेटेंसी स्टेज, इसके बारे में हम बात करेंगे। और पांचवा है हमारा जेनिटल स्टेज, ठीक है। अब इसमें हमने तीनों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। अब ये बचे हुए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमारा लेटेंसी स्टेज है। लेटेंसी स्टेज क्या होता है? ये ऐसे स्टेज है जो लास्ट करते हैं फ्रॉम अबाउट 7 years अंटिल पुबर्टी। जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए तब तक एक तरीके से अंटिल प्यूबर्टी तक ये रहता है, ठीक है, लेटेंसी स्टेज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड कंटिन्यूज टू ग्रो फिजिकली बट सेक्सुअली अर्जेस आर रिलेटिवली इनएक्टिव। फिजिकली दिखेगा कि लंबा होगा, ये सब चीजें होगी, ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल अर्जेस रहती है वो इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो डेवलप नहीं होता है। मच ऑफ द चाइल्ड का जो एनर्जी होता है वो सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में ज्यादा आपको दिखेगा। तो ये आपका क्या था? ये आपका था लेटेंसी स्टेज के बारे में। तो आपको याद रखना 7 years तक रहता है अंटिल पुबर्टी, ठीक है। और इसमें फिजिकली आपको दिखेगा डेवलपमेंट बट सेक्सुअल अर्जेस इनएक्टिव रहता है, ठीक है। हमारा पांचवा स्टेज है, इसको कहते हैं जेनिटल स्टेज। तो जेनिटल स्टेज में, इसके स्टेज में पर्सन अटेन मेच्योरिटी, मतलब पर्सन मेच्योर हो जाता है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, ठीक है। तो वो पर्सन होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाती है, सेक्सुअलिटी फील्स और रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ अर्ली स्टेजेस आर वंस अगेन एक्सिबिटेड, ठीक है। तो जो भी फीलिंग्स होंगे, रिप्रेस्ड फीलिंग होंगे, वो एक्सिबिटेड हो जाते हैं। पीपल लर्न कर लेते हैं कि हम किस तरीके से डील करें अपोजिट सेक्स वाले मेंबर से सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे में एक तरीके से बन जाता हो। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्सुअली मैच्योर एक तरीके से यहाँ पे कहलाता है कि हम कैसे उसे बात करें, कैसे उसे डील करें, ठीक है। However, if the journey toward this stage is marked by excessive stress or over indulgence, अगर ये ठीक से जर्नी नहीं हो पाया तो इसमें बहुत मतलब जेनिटल स्टेज में डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और ओवर इंडल्जेंस भी हो जाते हैं। इट मे कॉज फिक्सेशन टू एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसमें फिक्सेशन भी होने लगता है अगर ये नहीं हो पाए। फिक्सेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है, ये दो जो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया? हमने पांचवा ही बात कर लिया। तो पहला हमने समझा, चौथा हमने समझा लेटेंसी स्टेज के बारे में क्या सारी चीजें थी, एंड देन हमने जेनिटल स्टेज के बारे में भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है देखते हैं। तो फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो पोस्टुलेट करता है कि चिल्ड्रन प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि जो चाइल्ड होते हैं जो प्रोसेस करते हैं तो वो एक स्टेज से फिर दूसरे स्टेज में जाते हैं, ठीक है। वन स्टेज टू सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकेंड, इस तरीके से डायरेक्ट वे में जाते हैं। अब इसमें एडजस्ट दे व्यू द वर्ल्ड, अगर वो देखते भी है कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो एडजस्टेबल होता है कि पहले ओरल होगा, फिर एनल होगा, फिर फैलिक होगा, फिर आपका लेटेंसी होगा, एंड देन फिर आपको जेनिटल भी होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो होता है कोई चिल्ड्रन ऐसे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। किस चीज में फेल हो जाते हैं? सक्सेसफुल पास नहीं कर पाते, है ना, स्टेज। मतलब कि एक ऐसा ओरल एग्जाम्पल ओरल स्टेज है, ठीक है, फिर एनल स्टेज हो सकता है कोई पर्सन ओरल स्टेज कर दिया पास लेकिन एनल स्टेज पास ना कर पाया हो, ये हो सकता है। अब इसी में फेल्यूर ऑफ अ चाइल्ड टू पास सक्सेसफुली थ्रू अ स्टेज लीड टू फिक्सेशन टू दैट स्टेज, उसमें वो फिक्सेट हो जाता है। फिक्सेट क्या मतलब क्या? इस सिचुएशन में जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो एक जगह रुक जाता है, मतलब वो उसी समय पिछला जो स्टेज में था उसमें रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है जो पास सक्सेसफुल नहीं कर पाया है फैलिक स्टेज में, ठीक है, तो फैलिक स्टेज में पास नहीं कर पाया तो अगर वो लड़का होगा तो वो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स में दिखेगा जो हमने बात किया था।
लड़के होगा तो इलेक्ट्रा। तो ये, और ये भी हो सकता है जो मेल में वही चीज है कि ऑडिपस, और हमने इलेक्ट्रा के बारे में बात किया था कि ऑडिपस में जो होते हैं, जो सन होंगे, है ना, सन फादर से बहुत ज्यादा हॉस्टाइल रहेंगे, ठीक है। और डॉटर, अगर हम इलेक्ट्रा में बात करते हैं तो डॉटर जो होती है वो मदर से बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होगी। तो अगर ये स्टेज फेल हो गया तो वो ये पास नहीं कर पाएंगे और ये सब चीजें होने लगेंगी। तो फेलियर में आपको सीरियस उसका रिजल्ट आपको देखने, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। फॉर द चाइल्ड लाइफ, इसमें चाइल्ड का लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। सच ए बॉय मे कम टू कंसिडर दैट मेन आर जनरली हॉस्टाइल, ठीक है, ये सब चीजें आने लगेगी। और फीमेल्स को डिपेंडेबल रिलेशनशिप समझने लगेगा। तो ये सारी चीजें भी आने लगती है। तो ये चीज आपको एग्जाम्पल आपको फिक्सेशन में समझ में आए। फिक्सेशन में वो फिक्सेट हो जाता है वो स्टेज पे, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता हो? क्योंकि वो उसको डेवलप नहीं कर पाओ। एग्जाम्पल फैलिक स्टेज का है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है एक और हमारा, उसको कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन में आउटकम है कुछ सिचुएशन का, क्या है कि यहाँ पर्सन बैक हो जाता है। बैक कैसे? देखो, ओल्ड स्टेज हो गया, एनल स्टेज हो गया, फैलिक स्टेज हो गया, ठीक है। और फिर आपका आता है लेटेंसी एंड फिर आता है जेनिटल। हो सकता है कि पर्सन लेटेंसी को पार कर गया हो, ठीक है, जेनिटल में जाने ही वाला हो, बट कुछ ऐसा हो कि उसको वो पीछे चला जाए और वो लेटेंसी में ही हो, वो जेनिटल में ना आ पाए। ये हो सकता है। क्या एग्जाम्पल देखते हैं इसमें आता है कि इट टेक्स अ पर्सन बैक टू अर्ली स्टेज। यहाँ पर वो अर्ली स्टेज में, जो स्टेज में था उससे एक पहले स्टेज में आ जाता है। तो रिग्रेशन क्या होता है कि रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एट एनी स्टेज। हो सकता है कोई भी स्टेज में प्रॉब्लम आ जाए, डेवलपमेंट ना हो तो पीछे भी जा सकता है। ये चीज होता है डेवलपमेंट इज लेस देन एडिक्वेट इन दिस सिचुएशन, पीपल डिस्प्ले बिहेवियर टिपिकल ऑफ अ लेस मैच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो बहुत लेस मैच्योर हो सकते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। ये होता है फिक्सेशन और रिग्रेशन। फिक्सेशन फिक्सेट हो जाना एक स्टेज में, और रिग्रेशन मतलब पीछे चले जाना, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने आपको पूरे अच्छे से समझाया है कि व्हाट आर दी लाइक स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको साइकोसेक्सुअली बोलते हैं। ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, फिर लेटेंसी, फिर जेनिटल। तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। और फिर फिक्सेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम पोस्ट फ्रॉडियन अप्रोचेस के बारे में। अब बोलेंगे पोस्ट फ्रॉडियन अप्रोचेस क्या है भाई? देखिए, इसका मतलब होता है कि फ्रॉडियन के बाद इनके शिष्य, ठीक है, इनके भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इनके दोस्त भी हो सकते हैं, तो वो भी इनके अगेंस्ट में, फ्रॉड ने जो जो कहा था उसके अगेंस्ट में बहुत लोग भी खड़े हो जाते हैं कि ऐसा चीज नहीं होता है, बहुत अलग चीजें भी होती है। कौन कौन थे, कौन कौन ने थ्योरी दिया है, वो सारी चीज के बारे में हम समझेंगे। पोस्ट फ्रॉडियन अप्रोचेस को एक और नाम से जाना जाता है। तो ये नाम थ्योरिस्ट है जिन्होंने डेवलप किया उनके आइडियाज में। पहले तो फ्रॉइड को फॉलो करते थे, फिर बाद में उनसे अलग हुए, ये बताया जाएगा, ठीक है। पहले तो वो उन्हीं के साथ काम किया करते थे, ठीक है, बट वो फिर मूव कर चुके, फिर अपना ही वर्जन डेवलप करने लगे, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब ये जो थ्योरी था उसको हम न्यू एनालिटिकल कहते हैं या फिर पोस्ट फ्रॉडियन भी कहते हैं। इसका दो नाम है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या नेम एनी टू न्यू एनालिटिकल थ्योरीज, नेम एनी टू पोस्ट फ्रॉडियन, तो वो सेम क्वेश्चन ही है। तो अगर दो पूछेगा तो आपको कौन कौन देना है? ये पहला हो गया कार्ल यूंग का एम्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है। फिर और भी है, ये आपका दूसरा हो गया कैरन हॉर्ने का ऑप्टिमिज्म, ठीक है। फिर अल्फ्रेड एडलर का तीसरा आपको हो गया, चौथा इनरिच फ्रॉम का हो गया ह्यूमन कॉन्सर्न, पांचवा एरिक एरिक्सन का हो गया सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो ये चीजें होती है, ठीक है। अब हम उसमें आ जाते थे, हम बात कर रहे थे। तो यहाँ समझ में कि 5 थ्योरी है जो दिए हुए हैं, और पांचों के बारे में एक बार देख लेंगे क्या क्या था नाम। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉड के अगेंस्ट, मतलब यहाँ पर एक फ्रॉड के अलग तरीके से यहाँ पर थ्योरी दिया हुआ है। अब ऐसी थ्योरी है जो कैरेक्टराइज किया गया है लेस प्रोमिनेंट रोल्स टू सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इश्यूज। देखो, जो फ्रॉइड थे, फ्रॉइड होते थे कि सिर्फ दो ही चीजें सब चीज हुआ ही हुआ है, वो दो ही चीज है, एक तो सेक्सुअल और एक तो एग्रेशन। फिर इनके जो फॉलो करते थे फिर बाद में जाके अलग हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ यही चीजें नहीं होती है,
ठीक है, ईड का या ई सब नहीं होती, उससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये भी सब चीजें होती है जो अब थ्योरी में आप जानने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो न्यू आर्टिकल थ्योरी बोल सकते हैं या फिर पोस्ट फ्रॉडिंग थ्योरी बोल सकते हैं, जो कि कार्ल यूंग के द्वारा ही दिया हुआ है ना, उसको कहते हैं एम्स एंड एस्पिरेशन गिवन बाय कार्ल यूंग। आई एम टॉकिंग लाइक आई एम टेलिंग अबाउट नेम यूंग, नॉट जंग। सब लोग इसको जंग जंग पढ़ने लगते हैं, नहीं, ये यूंग है, जे इज अ साइलेंट बॉडी। ठीक है, अब एक यूंग जो है वो वर्क किए विद फ्रॉइड विच इज अर्ली स्टेजेस ऑफ कैरियर, मतलब फ्रॉइड के वो दोस्त एक तरीके से कह सकते हैं, उनके स्टूडेंट जो बहुत पहले से ही उनके साथ काम किया करते थे, मतलब यूंग एंड फ्रॉइड दोनों साथ में पहले काम किया करते थे, बट फिर बाद में उन्होंने रिश्ता मतलब एक तरीके से तोड़ दिया, है ना, अब वो अलग हो गए। यूंग ने ह्यूमन बीइंग को कैसे देखते थे, तो यूंग जो है वो ह्यूमन बीइंग को कैसे देखेंगे, तो एम्स एंड एस्पिरेशन के तरीके से देखते थे। ठीक है, सेक्सुअल एग्रेशन के तरीके नहीं देते थे जैसे कि फ्रॉइड देखता था, इसी के कारण वो अलग एक तरीके से, क्योंकि उनका जो था वो बहुत अलग था। तो यूं कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स या एग्रेशन ही होता है, एम्स एंड एस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने डेवलप किया है अपना ओन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इसको कहते हैं एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो बेसिक असम्पशन में इनका थ्योरी कही थी कि पर्सनालिटी में कुछ कुछ फोर्सेस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो इंडिविजुअल में अंदर होती है, जो कि बैलेंस होना चाहिए, इंडिविजुअल और जो भी डिमांड सोसाइटी वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और एक बिटवीन इंडिविजुअल रियलिटी में मतलब क्या सारी चीजें हैं। तो यूंग ने क्लेम किया कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस चीजें भी होती हैं जिसमें आर्कीटाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पूरे जो धरती है, ये पृथ्वी है, ये धरती माँ है, हम माँ से डिनोट करते हैं, हमने एक आर्कीटाइप बनाया है। ठीक है, हम बोलते हैं भारत माता की जय हो। ठीक है, फिर बहुत सारे जो फ्रेंच लोग भी हैं तो वो भी उनके एक नाम सा, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, बट वो भी एक नाम से जाना जाता था कि ये हमारे हैं और ये एक तरीके से है, जैसे हमारी भारत माँ वैसे ही फ्रांस में भी था। आई डोंट एबल टू रिमेम्बर, बट आपको याद होगा तो प्लीज आप कमेंट बिलो कर दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्लेम किया कि वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है, कि बहुत सी चीजें होती है जो अनकॉन्शियस में होती है, और इसमें आर्कीटाइप भी एग्जाम्पल है, या फिर प्री मॉर्डियल इमेजेस जो हम अपने मन से बना दे कि ऐसा है, जो इंडिविजुअल नहीं होता है लेकिन वो इनहर्टेड होता है, जैसे कि गॉड। ठीक है, मदर अर्थ, ये गुड एग्जाम्पल है आर्कीटाइप का। तो ये इस ड्रीम्स में होते हैं, मिथ्स में होते हैं, आर्ट्स में होंगे, मैनकाइंड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यूंग हेल्ड दैट द सेल्फ स्ट्राइव फॉर यूनिटी एंड वननेस। यूंग बोलते कि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो कैसे देखता है, वो यूनिटी और वननेस में बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए वो एक कॉमन स्ट्रक्चर वो ढूंढता है कि ताकि हम यूनाइट हो सके। तो ये आर्कीटाइप होता है जो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, he devoted much of his effort to the study of such expression various traditions। तो उन्होंने बहुत से ट्रेडिशन में इसको जाना है, समझा कि क्या क्या चीज, उन्होंने बहुत ट्रेडिशन को स्टडी भी किया है इस सब चीज को जानने के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग कि अगर आपको यूनिटी लेना है, होलनेस बनाना है, तो आपको विजडम और वंस पर्सनल कलेक्टिव अनकॉन्शियस को समझना पड़ेगा ताकि आप हार्मनी में रह पाओ। देखो, अगर आपको हम सिर्फ बात करें एज अ कि बोर्ड में कैसा आएगा या उसके हिसाब से अगर आपको बात करें तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको समझना है एंड फिर आपको जो पॉइंट बनाने कि हमको ये याद करना है, जैसे याद तो कुछ करना ही नहीं, आपको समझना है क्या है कि कार्ल यूंग जो है उन्होंने एम्स एंड एस्पिरेशन दिया, पहले तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यूंग जो होते हैं वो फ्रॉइड से पहले थे लेकिन बाद वो अलग हो गए। उनका कहना था कि ह्यूमन बीइंग को गाइड किया जाता है एम्स एंड एस्पिरेशन और एज बाय सेक्शन एग्रेशन। ठीक है, सिर्फ सेक्सुअल एग्रेशन नहीं होता, एम्स एंड एस्पिरेशन भी होता है। तो उन्होंने अपना पर्सनालिटी का नाम क्या दिया, थ्योरी का एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने दिया कि बेसिक एग्जाम्पशन में ये कि पर्सनालिटी में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, जो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल रियलिटी में होना चाहिए। तो यूंग ने क्लेम किया एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। अब इसमें क्या है, आर्कीटाइप है या फिर प्री मॉडर्न इमेजेस से, एग्जाम्पल आपको मदर अर्थ का दिया हुआ है। ठीक है, जो यूनिटी ऑफ वननेस के लिए जाना जाता है, फिर ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी बस।
तो इसमें आपको दिख रहा है कि पूरे एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या जाना इसमें 5 स्टेज के बारे में जो हमने बात किया था, वी हैव डिस्कस ऑल द 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, फिर हमने समझा कि पोस्ट फ्रॉडियन या फिर आपको न्यूरोटिकल कह सकते हैं। सबसे पहला कार्ल जंग के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, एम्स एंड एस्पिरेशन, एम्स एंड एस्पिरेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपका दूसरा पेज। तो ये आपको बस दिखा रहा है एम्स एंड एस्पिरेशन के बारे में। ये अब यहाँ पर आ जाते हैं आपका दूसरा आपको कैरन हॉर्ने, जो कि एक वुमेन है। ठीक है, दूसरा कैरन हॉर्ने जो थी वो ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? ऑप्टिमिज्म। ये ऑप्टिमिज्म क्या होता है? तो हॉर्ने और एक डिसिपल ही थी, डिसाइपल ही थी किसके? फ्रॉइड के, मतलब एक तरीके की स्टूडेंट थी। ठीक है, किसके? फ्रॉइड के, जिन्होंने डेवलप किया था डेविड फ्रॉम बेसिक फ्रॉडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हॉर्ने ने अलग थ्योरी निकाला, प्रिंसिपल निकाला, फ्रॉडियन का उल्टा एक तरीके से बोल सकते हैं। उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू निकाला ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए, ह्यूमन ग्रोथ को समझने के लिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझने के लिए। हॉर्ने ने एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया जो चैलेंज था फ्रॉइड के ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इंफीरियर। तो जो हॉर्ने थी, कैरन हॉर्ने, वो बोलती थी कि जो फ्रॉड है वो वुमेन को बहुत इंफीरियर देखते हैं। ठीक है, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू हर जो सेक्स होते हैं, मतलब चाहे वो वुमेन हो या मेल हो, ठीक है, या इंटरसेक्स भी हो, तो उसमें जो होते हैं ईच सेक्स हैज एट्रीब्यूट टू बी एडमायर्ड बाय द अदर एंड नाइदर सेक्स कैन बी व्यूड एज सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, कि हमेशा जो सेक्स होता है वो समाज के तरीके से देखा जाता है जो सही नहीं है। जो सेक्स होता है, ठीक है, तो वो सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता है। जैसे कि जो वुमेन है वो इंफीरियर नहीं है, जो मेल है वो सुपीरियर नहीं है, ये बताना चाहती है। वो बोलती है कि वुमेन में मोर लाइकली टू अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। वुमेन क्या पीछे रह जाती है क्योंकि वो ज्यादा अफेक्टेड होती है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। बोला ना कि वुमेन की औरतों को बाहर नहीं करने के लिए, बाहर नहीं भेजने के लिए, कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी, तो इससे उसका कैसा डेवलपमेंट होगा? तो वही बोला जा रहा है कि उसके कारण क्या हो जाता है कि वो ज्यादा अफेक्टेड होती है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स से। बायोलॉजिकल उतना नहीं है, अलग नहीं है जितना सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स डाल दिया गया है वुमेन्स को लेके। वो बोलती हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी क्यों होते हैं? क्या वुमेन है मेल है इसके कारण होते हैं? नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, उसके कारण होता है। जो हमारा चाइल्डहुड में जो हमने जैसे बिताया है, कैसे समय बताया, उसके कारण होता है। तो जब पेरेंट्स ड्यूरिंग व्हेन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ चाइल्ड इज इनडिफरेंट होता है, जब चाइल्ड का इनडिफरेंट होता है, डिस्करेजिंग होता है और इरिटेट होता है। इरिटेट मतलब स्ट्रेंज, अलग होता है ना। जब पेरेंट्स का बिहेवियर चाइल्ड पे बहुत डिफरेंट होता है, इनडिफरेंट, डिस्करेजिंग, इरिटेट होता है, तो चाइल्ड बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है। क्यों नहीं फील करे बताओ? उसको समझ में नहीं कि क्या है ये संसार, और जो एक मूल रूप से उसको यही पता है कि ये हमारे मम्मी है, ये हमारे पापा है। ठीक है, और उसको कुछ उनको ख्याल ही नहीं रख रहे, कुछ समझना ही नहीं है। वो अपने में अपने पेरेंट्स को उसको कैसे नहीं लगेगा, उसको कैसे फील होगा, इनसिक्योर फील होगा। तो कौन है अपने? वो तो छोटा सा बच्चा है, उसमें बहुत ज्यादा इसीलिए तो एंजाइटी पूरा बढ़ चुका है। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ दिस आर द रीजन। द पेरेंट्स आर नॉट फोकसिंग, द पेरेंट्स वे ओनली लाइक, वो सिर्फ अपने ही ख्यालों में वो भी जा रहे हैं। बहुत है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है अपने बच्चों से। आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, तो चाइल्ड फील इनसिक्योर फीलिंग ऑफ कॉल्ड बेसिक एंजाइटी। तो यहाँ पर बेसिक एंजाइटी आपको दिखेगा उस चाइल्ड में, जिसमें जो एक इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत डिस्टर्ब अगर हो और पेरेंट्स कुछ देखते ना हो तो बहुत ज्यादा होता है। डीप रिजेंटमेंट लगता है टू पेरेंट्स और बेसिक हॉस्टिलिटी अकर्स ड्यू टू एंजाइटी। By showing excessive dominance or indifference or providing too much or too little approval, the parents can generate among children feelings of isolation, helplessness, which interfere with the healthy development. होता है जब पेरेंट को ध्यान नहीं देते तो वो बच्चे आइसोलेशन में रहने लगते हैं, उसे लगता है कि मेरा कोई है नहीं, वो हेल्पलेसनेस हो जाते हैं।
तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती। आई सॉ इट, भाई हमको भी नहीं लगा था कैसी चीजें होती जब तक हम अपने पेरेंट्स को देख रहे थे, बट जब जैसे ही हमें बाहर गए और अपने ही परिवार में देखे कि ऐसा चीज हो रही है, तो इट इज लाइक, भाई क्या ही कहना इसके लिए। हाँ, कैरन हॉर्ने का हमें समझा ऑप्टिज्म के बारे में। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और बेसिक एंजाइटी। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैरन हॉर्ने का ये क्या दिया है, ऑप्टिमिज्म, जो बताएगा कि वुमेन को माना जाता है कि बहुत ज्यादा इंडिफरेंट है, बहुत ज्यादा इंफीरियर है मेल से, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। एक्चुअली में कोई भी अगर डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ देयर लाइक डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कारण या फिर बेसिक एंजाइटी के कारण, जो उनके फैमिली से मिल रहा हो है ना, या फिर अलग से मिल रहा हो एटसेट्रा। अब तो तीसरा है हमारा, वो अल्फ्रेड एडलर का है, एडलर। इन्होंने लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में बात किया था। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, अल्फ्रेड एडलर ने लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में बात किया था कि अब इनके ही थ्योरी को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इनका जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अब समझो कि इंडिविजुअल क्यों हमने बोला, इंडिविजुअल इसलिए बोला है क्योंकि ये एक का बात हो रहा है, ओनली 1% का बात हो रहा है, इसलिए हम इसको इंडिविजुअल बोल रहे हैं। ठीक है, अब इनका बेसिक अजम्पशन था कि ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं बहुत पर्पसफुल होते हैं, बहुत ज्यादा गोल डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोलते हैं, इसमें बेसिक अजम्पशन था ह्यूमन बिहेवियर बहुत पर्पसफुल होता है, बहुत गोल डायरेक्टेड होता है, और इसका एक कैपेसिटी भी होता है चूज करने को, क्रिएट करने का। ठीक है, हमारे जो पर्सनल गोल्स होते हैं वो एक सोर्सेस है हमारे मोटिवेशन का। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है तो मोटिवेशन कहाँ से? जब हमारा गोल होगा तभी ना मतलब मोटिवेशन रहेगा कि हाँ ये हमको अचीव करना है, वही चीज है। The goals that provide us with security and help us in overcoming the feelings of inadequacy or important in our personality development. तो अगर हमको उसको अचीव करना हो तो इस तरीके से हमको करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो एडलर का व्यू में था कि हर इंडिविजुअल सफर फ्रॉम फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट, मतलब इसमें इनका कहना था कि हर पर्सन में गिल्ट होता है, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। अब ये सही है कि गलत है, इसके बारे में हम सच में बात नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज अ थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरीज है, ये तथ्य है जो हमने बात किया हमारा जो गिवन था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, वो सही है कि नहीं, उसमें बहुत क्रिटिसाइज हुआ है। कुछ कुछ चीजें तो सही है बट सब सही है कि नहीं, ये तो थ्योरीज है। ठीक है, पर आपको पढ़ा इसलिए जा रहा है कि आप इससे अपने हिसाब से भी समझो कि क्या है। ठीक है, तो इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बोला कि इनका ये कहना था कि हर इंडिविजुअल एक कॉम्प्लेक्स में रहता है, इंफीरियरिटी में रहता है कि वो अपने आप को छोटा समझता है इस तरीके से, जो कि चाइल्ड से रहता है। ठीक है, और इसे बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है उसका डेवलपमेंट के लिए। तो ये अल्फ्रेड एडलर का था लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। एनरिच फ्रॉम है, तो ये चौथा है हमारा एनरिच फ्रॉम। इन्होंने ह्यूमन कॉन्सेंट के बारे में बात किया, जो फ्रॉइड का बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन था ना कि सिर्फ सेक्सुअल और एग्रेसिव होता है, उसके अगेंस्ट में। तो इन्होंने डेवलप किया एक सोशल ओरिएंटेशन, जिन्होंने बताया कि ह्यूमन जो बीइंग होते हैं वो एक्चुअली में एक सोशल बीइंग होते हैं, समझ सके तो सोशल बीइंग होते हैं, क्योंकि आप दूसरे से रिलेशनशिप बनाते विद अदर्स। ठीक, अंडरस्टैंड, अगर आप समझना तो इस तरीके समझेंगे। इन्होंने बात की कि साइकोलॉजिकल क्वालिटीज भी होती है, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होता है, जो उन्होंने बात किया था, फ्रॉइड ने बात किया था, उसमें साइकोलॉजिकल भी होती है, जैसे कि आपको फ्रीडम का डिजायर होगा, आप जस्टिस चाहते होगे, ट्रूथ समझते होगे, तो वो सारी चीजें भी होती है, सिर्फ उसे बायोलॉजिकल नहीं होता है। फ्रॉम होल्ड द कैरेक्टर ट्रेट पर्सनालिटी डेवलप फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, कि हमारा जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप कैसे करता है, तो हमारे एक्सपीरियंसेस से डेवलप करता है, और कल्चर भी हमारा सेव करता है हमारे एग्जिस्टेंस को। People's dominant character traits in a given society work as force in shaping the social process and the culture। मतलब people को जो भी एक dominant character होगा, dominant personality trait होगा, तो सोसाइटी में वो फोर्स करेगा सोशल प्रोसेस में होने के लिए, कल्चर में भी। ठीक है, उसका जो वर्क रिकॉग्नाइज करता है, उसका वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, मतलब उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज वो खुद बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ था किसके द्वारा, इनरिच फ्रॉम द ह्यूमन कॉन्सर्न। अब यहाँ पर एरिक्शन भी है, जो बात करते हैं सर्च फॉर आइडेंटिटी, हमारे 5 पे है एरिक्शन, सर्च फॉर आइडेंटिटी। इन्होंने बात किया एरिक्शन थ्योरी, यहाँ पर स्ट्रेस
इरिक्शन थ्योरी lays stress on rational conscious ego process in personality development. मतलब इरिक्शन थ्योरी में स्ट्रेस आता है जो कि रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेस में रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब जो पर्सनालिटी को हम बहुत रैशनली सोचेंगे, कॉन्शियस ईगो में रहेगा। इसका थ्योरी में डेवलपमेंट जो होता है उसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस समझा जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा होता रहेगा, और जो ईगो जो है, ईगो आइडेंटिटी, वो एक सेंट्रल था प्रोसेस में। उस कॉन्सेप्ट को हम आइडेंटिटी क्राइसिस समझते हैं, ठीक है, जो कि एडोलेसेंट एज में था। इरिक्शन आर्ग्यू करता है कि यंग पीपल जो होते हैं वो जनरेट फॉर देमसेल्व्स अ सेंट्रल पर्सपेक्टिव डायरेक्शन दैट कैन गिव देम मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस। कि जब वो बड़े होने लगते हैं, ठीक है, वो अपने आप को मीनिंग देने के लिए, सेंट्रल में रखने के लिए, डायरेक्शन में रखने के लिए एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस भी ला देते हैं। अब ये सब चीजें क्या है, लास्ट में सब चीज को हम कोरिलेट भी करेंगे। तो अब यहाँ पर समझ में आइए पांचवा था हमारा कि एरिक इरिक्शन में सर्च फॉर आइडेंटिटी क्या है इसमें। तो यहाँ बताया गया है कि स्ट्रेस जो होते हैं वो रैशनल कॉन्शियस ईगो में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होते हैं। इस थ्योरी में डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया जा रहा है, और ईगो आइडेंटिटी को एक तरीके से सेंट्रल पेज में रखा गया है, और उनका कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस नाम है किसका, एडोलेसेंट एज का। तो इसमें हुआ है कि जो एडोलेसेंट एज में जो व्यक्ति आ जाते हैं ना, उसमें ज्यादा चांसेस होता है कि उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए। इलेक्शन आर्ग्यू भी करते हैं यंग पीपल जो होते हैं वो जनरेट फॉर देमसेल्व्स, मतलब यंग पीपल जो है वो सेंट्रल पर्सपेक्टिव ज्यादा ढूंढते हैं मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस के लिए। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो आपको हर एक वर्ड याद नहीं करना, आपको बस मेनली आपको ये तो याद होना चाहिए कि एरिक इरिक्सन ने सर्च फॉर आइडेंटिटी दिया है, कुछ कुछ चीजें में वर्ड्स आपको याद रखिए। अगर हम बात की थ्योरी के बारे में बात करें तो इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाएगा तो ये बोला, और लिखने के लिए आ जाएगा कि दो तीन थ्योरी दे दी बता दीजिए, तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, समझ लेना है, आप कुछ पॉइंट याद रखने बस। तो साइकोडायनामिक का इसमें दिया हुआ है पूरा की पूरा, जो क्रिटिक्स है वो पूरे की पूरा दिया हुआ है इसमें। तो साइकोडायनामिक का क्या क्या क्रिटिक्स है, तो साइकोडायनामिक थ्योरी फेस स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा है, चौथा भी है कि पहला क्या है कि थ्योरी जो होता है ना, बताया गया इसमें कमी क्या है कि जो साइकोडायनामिक थ्योरी दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस में है ही नहीं, बस साइंटिफिक कुछ चीजें नहीं, ऐसे जनरल चीजें ही बताया गया पहला, और बहुत केस स्टडीज में ज्यादा है, जो साइंटिफिक चीजें कम है, पहला हो गया। दूसरा इसमें बहुत छोटा सा है, और ये बहुत इंडिविजुअल में टिपिकल इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, बहुत जनरल चीजें भरी पड़ी है। दूसरा तीसरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली नहीं है ना, इसको साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए मतलब आसानी से भेजा भी नहीं जा सकता, उसको समझा भी नहीं जा सकता। ये तीन चीज आपको हो गया, ठीक है। अब चौथा चीज क्या है कि फ्रॉइड जो है वो ज्यादा मेल को ज्यादा प्रोटोटाइप माने जाते हैं, और फीमेल को बहुत ज्यादा ओवरलुक करते हैं, मतलब इनफीरियर मानते हैं। तो ये चार चीजें आपको देखेंगे एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी और अप्रोच गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और हमारा बचा हुआ है हमारा बिहेवियर और कल्चर अप्रोच की बारे थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं, तो बिहेवियर अप्रोच हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, या अगर आपको याद हो क्लास 11th में हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था बिहेवियर अप्रोच के बारे में, याद है कुछ नाम आपको, स्किनर, पावलोव, बांडुरा, ये सब चीजें कुछ याद होगा आपको। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है ना, इसमें आपको हर चीज याद नहीं करना है, ये सब चीजें क्वेश्चन कैसे आती है कि इसके बारे में कुछ बताइए, ठीक है। इसमें ऐसा है, इसमें ये भी हो सकता है कि एमसीक्यू भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि अंतर में हो जाए, बट इसमें आपको पढ़ना है, समझना है और कुछ पॉइंट याद रखना है, लेकिन समझना है तभी तो आप एमसीक्यू बना पाओगे। बिहेवियर अप्रोच क्या है कि ये जो अप्रोच है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इंटरनल डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियरल अप्रोच इंटरनल डायनामिक बिहेवियर के अंदर ज्यादा फोकस नहीं करता है, मतलब इंटरनल चीजों में ज्यादा फोकस नहीं करता है। क्या चीज में फोकस करता है, तो जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो बिलीव ज्यादा करते हैं डाटा पे, जो डिफाइनेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो, इस चीज पे वो ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं। और दे फोकस ऑन लर्निंग,
रिस्पॉन्स एंड कनेक्शन को ज्यादा फोकस करते हैं और इन्फोर्समेंट में ज्यादा, मतलब एक साइंटिफिक वे में ज्यादा फोकस करते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। और उनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी जो होता है वो बेस्ट अंडरस्टूड किया जाता है एज रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छे से समझ, मतलब रिस्पॉन्स ऐसा टेक्निक है तो इंडिविजुअल को अच्छे से समझा जा सकता है, ये कहना चाह रहा है। और टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर दे सी द डेवलपमेंट सिंपली एज अ चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे देखते हैं डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज की तरह देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो एक चेंज की तरह देखते हैं। किस चीज का चेंज, रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज में इस तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक पर्सन है जो लर्न करता है नए नए बिहेवियर रिस्पॉन्स में। एग्जाम्पल है भाई, जैसे कि एक डॉगी है तो उसको खाना खाना कोई दे रहा है, ठीक है, वो पूछ हिला, जब वो पूछ हिलाता है तभी उसको बिस्किट मिलता है। ये अगर उसको पता चल गया तो वो जब भी वो आदमी आएगा तो पूछ हिलाएगा और उसको बिस्किट मिलेगा। ये चीज लर्निंग कर लिया तो यही चीज हो जाता है कि वो रिस्पॉन्स सीख लेता है टू इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलस। तो ये चीजें, और हमने क्लास 11 में भी हमने बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल पढ़ा था, याद है ना, कि आपको जो डॉग होता है उसको हम रोटियां देते हैं, उसको हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो आई होप आपको कुछ चीजें याद होगी, वो चीज हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो ज्यादा जो बिहेवियरिस्ट होते हैं इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो रिस्पॉन्स का होता है। भाई इतना हमने आगे बात किया, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स स्टिमुलाई रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर ज्यादा जो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट में बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी इज द रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट ऑफ द बिहेवियरिस्ट, ठीक है। ईच रिस्पॉन्स इज अ बिहेवियर, यहाँ पर जो हर रिस्पॉन्स होता है वो एक बिहेवियर ही होता है, ठीक है, विच इज इमीडिएटली सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड। हो सकता है कुछ नीड हो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो रिस्पॉन्स दिया गया हो। तो हम जानते हैं वैसे कि ऑल ऑफ अस ईट बिकॉज ऑफ हंगर, हमें भूख लगता है तब हम खाते हैं, बट वी आर ऑल्सो वेरी चूजी अबाउट फूड, लेकिन हम हर चीज नहीं खाते हैं, बहुत चूजी होते हैं कि हमको ये पसंद नहीं, हमको वो पसंद नहीं, हमको वही चीज खाना है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन को वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पंपकिन, गोट्स एक्सेट्रा को पसंद नहीं है, उसको क्या पसंद है भाई, भाई उसको आइसक्रीम पसंद है, भाई उसको बर्गर पसंद है, उसको पिज्जा पसंद है, ये सब चीजें पसंद है। तो ये सब चीजें नहीं पसंद है, तो ये भी चीज होती है कि हंगर भले हो लेकिन उसको ये नहीं खाना, उसको उसको वो चीज खाना है, ऐसे भी होती है। तो ग्रेजुअली लेकिन वो लर्न करने लगता है। अब यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच का एक एग्जाम्पल है कि चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो इनिशियली लर्न टू ईट सच वेजिटेबल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एप्रिसिएशन। मतलब अगर ऐसे बच्चा हो कि बचपन में अगर हमने उसको बहुत रीइंफोर्समेंट दिया हो, अरे तुमने भिंडी का सब्जी खा लिया, वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इस सबसे अगर उसको हम हैप्पी करें, उसको हम कुछ और उसको एक रीइंफोर्समेंट के तरीके से कुछ मिठाई दे, कुछ चॉकलेट दे, बोले कि तुमने आज बहुत अच्छा किया, तुमने ये सब्जी खाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो इसको क्या मिले, एप्रिसिएशन मिलेगा। अब इस तरीके से वो उसको वेजिटेबल वो खाने लगेगा और उसको एक्चुअली वो पसंद भी आने लगेगा। ये एक तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से काम होता है। Later on, they may eventually learn to eat vegetables not only because the parents are pleased with this behavior, but also because they acquire the taste of those vegetables, क्योंकि उसको खुद पसंद आने लगता है, and find them good. Thus, the core tendency जो था कि हमको ये पसंद नहीं है, चाहे वो बायोलॉजिकल सोशल नीड्स का क्यों ना हो, वो चेंज हो जाता है थ्रू रिस्पॉन्स, थ्रू इन्फोर्समेंट, दोनों चीजों से। ये आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था। आपको पता होगा कि बहुत सारे डिफरेंट चीजें हमने पढ़ी थी इसमें लर्निंग के बारे में। इसमें क्या कहता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस के बारे में भर के था और इन्फोर्समेंट के बारे में था। एग्जाम्पल पे क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आपको याद रखना है, भले आपको डिटेल में नहीं जाना है पर आपको नाम याद रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, पावलोव। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने दिया था, स्किनर। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दिया था, बैंडुरा। तो क्या आपको वेल नोन है, वो याद रखना है कम से कम। ये जो थ्योरीज है वो लर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर को देखते हैं, जो डिफरेंट एंगल्स पे देखते हैं सब चीजों को। जो प्रिंसिपल्स है थ्योरीज का वो बहुत यूज भी होता है डेवलपिंग पर्सनैलिटी में। एग्जाम्पल है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होता है वो प्रोसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में, बट इसमें फाइंड ऑलमोस्ट नो प्लेस इज क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरीज। तो बताया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग इस तरीके से जो ज्यादा आपको इंस्ट्रूमेंटल या क्लासिकल में नहीं मिलेगा। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में सोशल लर्निंग मिलेगा, जो ऑब्जर्वेशन करेंगे इमिटेशन करेंगे तब आपको जानकारी मिलेगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है।
अब कल्चर अप्रोच है, कल्चर अप्रोच में थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करने वाले हैं कि कल्चर अप्रोच क्या है। तो ये अप्रोच में आप समझते हो फीचर्स के बारे में, इकोलॉजिकल और कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। इसमें आपको ग्रुप इकोनॉमिक मेंटेनेंस के बारे में बात होता है कि इकोनॉमिकली किससे मेंटेनेंस सिस्टम है, वो सब चीजें बात होती है, जो बहुत वाइटल रोल होता है कल्चर बिहेवियर को समझने के लिए। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात होता है, जैसे कि फ्लोरा और फौना। यहाँ पर डिटरमाइन ऑफ पीपल, मतलब इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं होता है, यहाँ पर आपको सोशल स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी देखा जाता है, और फीचर जैसे कि चाइल्ड का किस तरीके से रेयरिंग हो रहा है, मतलब पेरेंट्स उनको कैसे पाल रहे हैं, वो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कल्चर में, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग इन्वायरमेंट में पीपल का स्किल, एबिलिटीज, बिहेवियर स्टाइल्स एंड वैल्यू प्रायोरिटीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली लिंक होता है उसको डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अब इसको हम पूरा रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, जाना है, समझा है। तो पहले तो हमने समझा स्टेजेस के बारे में, कितने स्टेज होते हैं, 5 स्टेज डेवलपमेंट होते हैं पर्सनालिटी में। पांचों के बारे में हमने डिटेल बात कर लिया है, इसलिए हम आगे नहीं बात करने वाले हैं। फिर हमने समझा फिक्सेशन एंड रिग्रेशन के बारे में, फिक्सेशन और रिग्रेशन। फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेड होना, रिग्रेशन पीछे चले जाना। पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस में हमने सबसे पहला बात किया, पोस्ट मॉडर्न को हम न्यू एनालिटिकल भी कहते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था कार्ल यूंग, जो कि एम्स एंड एस्पिरेशन के बारे में बात किया, इसमें एनालिटिकल साइकोलॉजी आया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्की टाइप आ गया, एग्जाम्पल भी आपको पता है। फिर आपको आ जाता है यहाँ पर दूसरा कैरन हॉर्निंग का ऑप्टिमिज्म, जहाँ पर क्या क्या बात हुई, यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन के बारे में, मेल के बारे में हुई कि वो बायोलॉजिकल उतना डिफरेंट नहीं होता जितना सोशली लोग बना देते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और बेसिक एंजाइटी के कारण। तीसरा अल्फ्रेड एडलर, जो कि लाइफ साइंस सोशल इंटरेस्ट में देते हैं, इसमें इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में होता है, पर्सनल गोल्स के बारे में होता है, और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में, हर लोग में इंफिनिटी वाला चीजें होती है, ठीक है। चौथा हमारा इनरिच फ्रॉम में ह्यूमन कंसेंट के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होता है, सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग भी है, जहाँ फ्रीडम की चाहत, जहाँ पर जस्टिस और ट्रूथ भी रहता है। एरिक एरिक्सन सर्च फॉर आइडेंटिटी, जहाँ पर लोग जैसे जैसे बड़े होते रहते तो उनको डर लगा रहता है अपना आइडेंटिटी क्राइसिस होने का, फिर हमने इसमें डिटेल में बात किया। फिर हमने क्रिटिसाइज भी किया कि साइकोडायनामिक में क्या क्या चीजें जो बिल्कुल क्रिटिसिज्म है, जो कि दूसरे के द्वारा दिया गया है। तो पहला तो ये है कि साइंटिफिक ज्यादा कुछ है नहीं, बस थ्योरी है जो केस स्टडी है। दूसरा जैसे बहुत स्मॉल और इंडिविजुअल के बारे में बात हुआ है, इसमें बहुत जनरल चीजें। तीसरा कि साइंटिफिक चीजें इसमें ज्यादा फोकस नहीं करती, बहुत बहुत चीजें छोटी है। और चौथा हमारा कि इसमें मेल को ज्यादा बड़ा बना दिया गया, फीमेल को बहुत इंफीरियर मान लिया गया है। फिर हमने बिहेवियर के बारे में बात किया कि बिहेवियरिस्ट कैसे देखते हैं, तो डाटा से डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में ज्यादा देखते हैं। और यहाँ पर रिस्पॉन्स किस चीज का, तो स्ट्रक्चरल यूनिट को ही हम परसेंटेज को हम रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमने समझा एग्जाम्पल से कि एक चाइल्ड है जिसको पसंद नहीं था वेजिटेबल खाना, बट जब रीइंफोर्समेंट उसको मिला तब उसको लगा कि हाँ, जब वो खाने लगा तो उसको बाद में उसको पसंद आने लगा, तो उसको रिस्पॉन्स होने लगा बिकॉज ऑफ दी जो गिवन लाइक रीइंफोर्समेंट गिवन बाय द पेरेंट्स। क्लास 11 में हमने बहुत चीजें पढ़ा था, जैसे कि ये क्लासिकल किसी के द्वारा है, इंस्ट्रूमेंटल किसके द्वारा है, ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा, ये चीजें। फिर ऑब्जर्वेशन का हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं लर्निंग में, जो आपको ज्यादा क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल में नहीं मिलेगा। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होता है इसमें सोशल लर्निंग आ जाते हैं, चाहे हम उसको ऑब्जर्व करके सेल्फ रेगुलेट करके समझ सकते हैं। फिर हमने कल्चर अप्रोच के बारे में बात किया, उससे ज्यादा हमने बात नहीं किया है। इकोलॉजिकल कल्चर इन्वायरमेंट इकोनॉमिकली इसमें होता है, लेकिन इसमें हर चीज इकोनॉमिकली नहीं होती है। फ्लोरा फौना, सोशल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें भी होती है। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है इसमें उसके किस तरीके से उसके स्किल सिखाया गया है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसको प्रायोरिटीज क्या क्या है, ये सब चीजें भी होती है जो हम और आगे भी हम बात करने वाले हैं। ये कल्चर का हम आइडेंटिफाई किए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड। बाय बाय, सी यू अगेन।